नमस्कार। आज अभी हम सभी एक नए वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं। इस पृथ्वी के सबसे प्राचीन काल गणना के महीने चैत्र कृष्ण एक्कम से उसका शुभारंभ हो जाता है। फाल्गुन की पूर्णिमा को एक वर्ष पूरा हो जाता है। इस भारतीय उपमहाद्वीप में, या यह कहें कि इस पृथ्वी पर जितने भी देश हैं, उन सारे दुनिया के देश जिस काल गणना को, सौर काल गणना को पहले मानते थे, वो काल गणना आज से प्रारंभ हो रही है। हम प्राचीन काल में जाएंगे तो अमेरिका में भी पहले इसी काल गणना से लोग जीवन व्यतीत करते थे। यही उनकी काल गणना थी। भारतीय उपमहाद्वीप में सूर्य और पृथ्वी की गति के आधार पर एक काल गणना थी जिसे हम सौर काल गणना के नाम से जानते हैं। भारत एक विशाल देश है। दुनिया के सारे देशों के बहुत सारे देश ऐसे हैं जिनकी आबादी, जिनका विस्तार भारत के एक प्रदेश के बराबर है। इस प्रकार से देखा जाए तो इस पृथ्वी का यह सबसे बड़ा भूभाग है जिस पर मानव बस्तियां हैं, संस्कृतियां हैं। तो विश्व की, इस पृथ्वी की सबसे प्राचीन संस्कृति, पुरातन संस्कृति का नववर्ष प्रारंभ हो रहा है। कई बार जानकारी नहीं होने के कारण भी अभी जो एक विश्व स्तर पर रिसर्च किया गया, उस रिसर्च में आया कि जो तमिल भाषा है, भारत के दक्षिण भारत में तमिलनाडु प्रांत में बोली जाने वाली तमिल भाषा विश्व की प्राचीनतम भाषा है। इसी प्रकार से जो ये काल गणना है वह विश्व की प्राचीनतम काल गणना है। आंध्र प्रदेश के अंदर इसे उगादि के नाम से मनाया जाता है। यह नववर्ष उगादि, उगादि अर्थात युग का आरंभ, जिस दिन से आद्य युग आरंभ हुआ, अर्थात सृष्टि का सृजन, इस पृथ्वी का सृजन आरंभ हुआ, उस युगादि के नाम से आंध्र प्रदेश में इस नववर्ष को मनाया जाता है। इसी प्रकार से जम्मू कश्मीर के अंदर इसे नवरेह के नाम से मनाया जाता है। नव उरेह, भोजपुरी का शब्द है उरेह, अर्थात जिस दिन से सृष्टि का सृजन शुरू हुआ, उरेहना शुरू किया सृष्टि को, उस नव उरेह के नाम से जम्मू कश्मीर, और केवल जम्मू कश्मीर नहीं कहा जाए तो आजकल जो ये है पूरा, ये आपका पाकिस्तान जिसे हम कहते हैं, यह भी भारत का अंग था। और जहाँ तक यह संस्कृति रही, उस संस्कृति में नौ उरेह के नाम से इस नववर्ष को मनाया जाता है। हमारे यहाँ पंजाब कृषि प्रधान देश है, वहाँ यह पर्व, यह नववर्ष वैशाखी के नाम से मनाया जाता है। इसी प्रकार से महाराष्ट्र, मराठा प्रदेश में यह गुड़ी पड़वा के नाम से मनाया जाता है, गुड़ी पड़वा। सिंध का कुछ हिस्सा भारत में भी है, कुछ पाकिस्तान में भी है। तो यहाँ यह पर्व चेटी चंड के नाम से, चेटी चंड के नाम से मनाया जाता है। चेटी चंड, इस नववर्ष को चेटी चंड के नाम से मनाया जाता है। केरल में, यद्यपि बहुत सारी समुद्र के तट का राज्य है केरल, और बहुत सारी संस्कृतियाँ वहाँ आकर के मिलती जुलती रही, तो यहाँ विशु, जैसे अंग्रेजी का शब्द है विश करना, हैप्पी न्यू ईयर विश करते हैं ना, या हैप्पी बर्थडे विश करते, वैसे इसे
विशु के नाम से केरला के अंदर मनाया जाता है। असम में यह पर्व बिहू के नाम से मनाया जाता है। रोंगली बिहू बिहू के रूप में मनाया जाता है। और सबसे बड़ी बात कि प्रकृति इस नव वर्ष को मनाती है। पृथ्वी के सारे, इस भारतीय उपमहाद्वीप के सारे वृक्षों के पत्ते, पुराने पत्ते गिर जाते हैं, उनमें नए पत्ते आ जाते हैं। पृथ्वी पर नाना प्रकार के फूल खिल जाते हैं इस नव वर्ष का अभिनंदन करने के लिए और स्वागत करने के लिए। इस प्रकार से भारतीय उपमहाद्वीप का यह नव वर्ष प्रारंभ होता है। यद्यपि यह चैत्र कृष्ण एक्कम अर्थात आज ग्रेगोरियन कैलेंडर का 9 मार्च है और 9 मार्च 2023 ये जो पर्व है, इसे चैत्र शुक्ल प्रतिपदा भारतीय काल गणना में जब शुक्ल पक्ष, उजाला पक्ष जब शुरू होता है तो उस दिन से यह काल गणना मानी जाती है और उसी पर समाप्त भी होती है। तो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से यह नव वर्ष प्रारंभ होगा। अभी तक जिसको हम सभी जानते हैं वो लगभग विश्व में प्रभु ईसा मसीह के जन्म से प्रारंभ ग्रेगोरियन कालगणना का कैलेंडर ज़्यादातर दुनिया के देशों में माना जाता है। उस ग्रेगोरियन कैलेंडर के 2023 के मार्च माह का महीना चल रहा है, अर्थात इस काल गणना के प्रारंभ हुए मात्र 2023 वर्ष हुए। इसी प्रकार से जो इस्लामिक देश है, भारतीय उपमहाद्वीप में बहुत सारे इस्लामिक देश हैं जिसे गल्फ कंट्री कहा जाता है, या जैसे पाकिस्तान भी है, बांग्लादेश है, जो लोग धर्म के आधार पर राष्ट्र का संचालन करते हैं। वो इस्लामिक देशों में हिजरी की मान्यता है, जो आखिरी पैगंबर मोहम्मद साहब से जोड़कर बनी, उसके 1444 साल पूरे होंगे। इसी प्रकार से भारत के अंदर भी काल गणना के कई विधाएं हैं। एक संवत सकार विक्रमादित्य ने एक बड़ा साम्राज्य खड़ा करके और एक संवत का शुभारंभ किया था जिसे शक संवत कहा जाता है। उसका 1945 वर्ष होंगे। ग्रेगोरियन कैलेंडर के अर्थात ईसाई कैलेंडर के अनुसार 2023 वर्ष, हिजरी के कैलेंडर के अनुसार 1444 वर्ष और शक संवत के अनुसार 1945 वर्ष। 45 वर्ष। और जो विक्रमी संवत है, महाराजा विक्रमादित्य ने आधुनिक काल में महाराजा विक्रमादित्य ने इस भारतीय उपमहाद्वीप के भूभाग पर चक्रवर्ती सम्राट के नाते पदग्रहण किया था, राज्याभिषेक हुआ था उनका, और उस दिन से एक कालगणना शुरू हुई जिसे विक्रमी संवत कहा जाता है, जिसे विक्रमादित्य ने शुरू किया। उस विक्रमी संवत का 2080वां अर्थात 2080 वर्ष पूर्व उन्होंने ऐसा किया था, वह 2080वां वर्ष प्रारंभ हो रहा है। अगर हम जो पुरातन प्राचीन, यद्यपि उसमें बहुत सारी बातें हैं जिसको लोग, दुनिया के लोग मानते भी हैं, नहीं भी मानते हैं, क्योंकि वह जो भारतीय युगों की कालगणना है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, उस कालगणना का इस महाद्वीप में कलयुग चल रहा है।
और उस कलयुग का युगाब्द अर्थात कलयुग 5124 वर्ष उसके बीत गए और 5125वां वर्ष चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से प्रारंभ होगा। ये 22 मार्च 2023 को कलयुग का 5125वां वर्ष 22 मार्च 2023 से प्रारंभ होगा। ये जो काल गणना है यह सूर्य पर आधारित है। इसमें 365 दिनों का वर्ष होता है और प्रत्येक 3 वर्ष के बाद एक मलमास होता है। जो तिथियों की कमी बेशी होती है, अधिक या कम जो तिथियां होती हैं वो जो बच कर के निकलती हैं तो वो मलमास, अधिक मास जिसको कहा जाता है, भारत में उसे मलमास कहा जाता है। ये शुरू होता है। इस वर्ष जो 9 संवत्सर 22 मार्च 2023 से प्रारंभ होगा यह नल के नाम से जाना जाएगा। नल नामक संवत्सर प्रारंभ होगा चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से। इस वर्ष इस संवत्सर के राजा होंगे बुध और मंत्री होंगे शुक्र। बहुत अद्भुत व्यवस्था है इस ब्रह्मांड के अंदर। के ग्रहों के हिसाब से भारतीय मनीषियों ने इस पूरे पृथ्वी को परिवार मान करके और इस ब्रह्मांड का विभाजन करके और विभिन्न कार्य विभिन्न देवताओं के नेतृत्व में होने का, ग्रहों के नेतृत्व में होने का जो उदाहरण दिया है। यद्यपि बहुत सारे लोग इसको कल्पना मानते हैं, लेकिन हम सभी जानते हैं कि इस आकाशगंगा के अंदर बुध भी ग्रह है और शुक्र भी ग्रह है। ये ठीक है, यह नाम मनुष्यों ने ही रखे हैं। हमारे मनीषियों ने जब इस आकाशगंगा के जो पृथ्वी से ग्रह दिखाई देने वाले थे तो उन्होंने अपने हिसाब से उनके नाम रखे हैं। ये सूर्य है, ये चंद्रमा है, इनका कोई किसी ने नाम पहले से नहीं रखा था या उनका नाम ब्रह्मांड में पहले से नहीं था। हमारे इस भारतीय उपमहाद्वीप के जो ज्योतिष थे, जो खगोलविद थे, उन खगोलविदों ने आज जिसे हम सूर्य कहते हैं उसे सूर्य नाम रखा, आज जिसे हम चंद्रमा कहते हैं उसे चंद्रमा रखा, जिसे बुध कहते हैं उसे बुध, शुक्र। इस प्रकार से जो विभिन्न ग्रह हैं, विभिन्न तारे हैं, सितारे हैं इस आकाशगंगा में, उनके नाम रखे और उसकी मान्यता भी है। उसका नाम अंग्रेजी रख सकते हैं, लेकिन जो भारतीय मनीषियों ने लाखों साल पहले जो रखा वह आज भी प्रचलित है। यह जो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा है इसकी बहुत मान्यता है पूरे पृथ्वी पर। इसे आदि शक्ति का उद्भव दिवस, जो मातृशक्ति है उसका उद्भव दिवस भी माना जाता है। नवरात्रि का पर्व से चैत्र नवरात्रि कहते हैं। उस चैत्र नवरात्रि का पर्व 9 दिनों तक मनाया जाता है। लोग कलश स्थापना करते हैं और देवी की आराधना करते हैं। सबसे बड़ी बात कि भारतीय उपमहाद्वीप में जो ऋतुओं के हिसाब से व्यवस्था है या जो ऋषियों के हिसाब से व्यवस्था है, इस चैत्र की नवरात्रि में स्वच्छता का बहुत ध्यान रखा जाता है और माता शीतला की पूजा की जाती है। वैसे ऐसे अनेक महापुरुष हुए, जैसे रामनवमी जो 9वें दिन होगी 22 के बाद 23 मार्च को रामनवमी होगी, जिसे अयोध्या के राजा दशरथ के चारों पुत्रों राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न का जन्मदिन रामनवमी के रूप में भारत और भारत के बाहर भी रहने वाले जो वैष्णव लोग हैं, जो भारतीय हैं, वह रामनवमी मनाते हैं, क्योंकि उसी दिन राजा दशरथ के इन चारों पुत्रों का
जन्म हुआ था। इसके पहले जो अष्टमी होती है, चैत्र शुक्ल अष्टमी, चैत्र शुक्ल अष्टमी का भी एक बड़ा महात्म है। जिस अखंड भारत की बात हम लोग करते हैं, जिस समय पूरा भारतीय उपमहाद्वीप, अफगानिस्तान, ईरान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, बर्मा, ये नेपाल, भूटान और बहुत बड़ा भूभाग जो आज चीन के हिस्से में, ये सारा कुछ मिला करके, सारे भूभाग को मिला करके जो भारतीय उपमहाद्वीप था, यह कहा जाए कि चाइना भी, जो आज चीन जिसे हम कहते हैं, सोवियत संघ नहीं बना था, उस समय में सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने आधारशिला रखी थी अखंड भारत को, और जिसको पूरा करने का काम उनके पौत्र बिंदुसार के पुत्र सम्राट अशोक महान ने किया था। सम्राट अशोक महान की जयंती चैत्र शुक्ल अष्टमी की होती है। बहुत लंबे समय तक पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में सम्राट अशोक की जयंती अशोकाष्टमी को मनाने की परंपरा रही। धीरे धीरे जिस प्रकार से हम अपने पूर्वजों के पौरुष को, स्मृतियों को भूलते गए, या यह कहा जाए कि गुलामी के कालखंड में हम अपने महापुरुषों को भूल करके और दूसरों की जयंतियाँ मनाने लगे, इसी में अशोकाष्टमी मनाना हम लोग भूल गए। लेकिन यह परम ही आनंद की बात है कि जिस प्रकार से हम अपने राम की रामनवमी मनाते हैं, वैसे अशोकाष्टमी भी मनाते हैं चैत्र शुक्ल अष्टमी के दिन। ये भारतीय काल गणना का जो नव संवत्सर 2080 प्रारंभ हो रहा है, युगाब्द का 5125वां वर्ष जो प्रारंभ हो रहा है, उसके लिए आप सभी को, इस पृथ्वी के सभी प्राणियों को, सभी मानवों को, सभी नर नारियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। यह विश्व एक नए दौर में जा रहा है, और ऐसे में इस विश्वगुरु रहे इस देश की सुमंगल कामनाएं, शुभकामनाएं इस विश्व को प्राप्त हों, सभी सुखी हों, समृद्ध हों, सबको आरोग्य, स्वस्थ, दीर्घायु प्राप्त हो। इन्हीं कामनाओं के साथ धन्यवाद, नमस्कार, फिर मिलेंगे।